अभी हाल ही में आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को अनचेंज रखा है। अब ये रेपो रेट क्या होता है और उसके घटने और इसके बढ़ने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये आपके पर्सनल फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकता है। सो आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग यही देखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, इसके इंक्रीज और इसके डिक्रीज होने से आपके पर्सनल फाइनेंसेस जैसे होम लोन्स हो गए, ईएमआईज हो गए, या आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा, वो सब कैसे अफेक्ट होता है, स्टॉक मार्केट कैसे अफेक्ट होता है, एफडीज कैसे अफेक्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के ही सेशन में देखेंगे। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे रेपो रेट क्या है, रिसेंट न्यूज़ क्या है इस चीज़ को लेकर, रेपो रेट कैसे काम करता है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग हम लोग देखेंगे, इसका इम्पैक्ट जनरली बैंक्स पर क्या पड़ता है, और फिर हम आपके पर्सनल फाइनेंसेस पे इसका कैसा असर रहेगा वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे एफडीज, होम लोन्स वगैरह। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेपो रेट एक्चुअली क्या होता है, और उससे पहले तो एक बार न्यूज़ देख लेते हैं, रिसेंट न्यूज़ क्या है। सो अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक जो है हमारा इंडिया का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, एमपीसी मीटिंग। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जिसमें से एक की जो फैक्टर होता है या एक की जो एलिमेंट होता है वो होता है रेपो रेट। सबकी जो है रेपो रेट पर नज़र रहती है। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्फ्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पर्सनल फाइनेंसेस के लिए तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है ही। सो अभी भी जो रेपो रेट है वो है 6.5%, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो हमारा करंट रेपो रेट है वो 6.5% है, और पिछली कई मीटिंग्स में जो है आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है, बदला नहीं है यानी कि। और ऐसा 10वीं बार हुआ है कि रेपो रेट को इस बार भी 6.5% ही रखा गया है। अब इसके साथ साथ कई एनालिस्ट्स जो हैं वो ये व्यू रखते हैं कि हो सकता है अगले मीटिंग में, आने वाली मीटिंग्स में ये रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो अगर ये घटेगा बढ़ेगा तो आपके फाइनेंसेस पर असर पड़ेगा। तो फाइनेंसेस पर कैसा असर पड़ेगा ये समझने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है। सो व्हाट इज रेपो रेट? एक बेसिक मैं आपको एग्जांपल या एक बेसिक उससे समझाती हूँ। यूजुअली क्या होता है, मान लो अगर आपको लोन चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक आपको कहता है कि आपको सर्टेन इंटरेस्ट जो है इस लोन पर भरना पड़ेगा जब आप इसे रीपे करेंगे, राइट। ठीक वैसे ही जब बैंक्स को लोन की ज़रूरत होती है, जब बैंक्स के खुद के पास फंड्स की कमी होती है, तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो जब वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो सेंट्रल बैंक भी क्या है, एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर वो लोन क्या है उन बैंक्स को देती है। वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कहलाया जाता है रेपो रेट। बहुत सिंपल है। तो ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर बैंक्स जो है सेंट्रल बैंक से लोन परचेज करते हैं, लेते हैं, राइट। सो ये जो है ऑफ कोर्स बैंक्स जो हैं हमारे इकोनॉमी का एक बहुत मेजर पार्ट है। तो जब बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स की मार पड़ती है, जब रेपो रेट घटता या बढ़ता है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ पर, नीचे की हायरार्की पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमारे इकोनॉमी पर आने लगता है, हम सिटीजन्स पर भी रिफ्लेक्ट होता है। सो ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को पैसे लेंड करता है। अब इसकी बात करें तो रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है, हु सेट्स दिस रेपो रेट? सो सिंपल है, इसे भी आरबीआई ही सेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, जैसे अभी हुई, इसी मीटिंग में जो है ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, और यहीं पर गवर्नर्स वगैरह, डिप्यूटी गवर्नर्स बैठते हैं, यही सब लोग डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट को चेंज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इससे महंगाई पर, इकोनॉमी पर, इन सारी चीज़ों पर, मल्टी फैसेट है, बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। सो बेसिक रेपो रेट ये होता है। अब साथ साथ में एक टर्म और आ जाती है, रिवर्स रेपो रेट। कई जगह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक साथ सुनने को मिलता है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं आपको रिवर्स रेपो रेट भी बता देती हूँ। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली उल्टा हो जाता है। बैंक्स को जब आरबीआई से लोन चाहिए तो जो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा वो है रेपो रेट। अब इसे रिवर्स कर देते हैं। जब आरबीआई को जो है लोन लेना होगा, जब आरबीआई को फंड्स एक्वायर करने होंगे बैंक से, तो जो बैंक्स इंटरेस्ट रेट लगेंगे उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, राइट। तो जिस पर कंट्री का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे बोरो करता है जिस इंटरेस्ट रेट पर, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बस उसी का उल्टा हो जाता है। वेरी सिंपल, राइट। तो बदले में क्या है, यहाँ पर बैंक्स जो हैं रिवर्स रेपो रेट पर जो इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं। बहुत सिंपल है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये रेपो रेट जो है, वापस हम रेपो रेट पर आते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो है, बेसिक चीज़ है बहुत, इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई
अलग चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या है, सेंट्रल बैंक से पैसे बोरो करते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स या नॉर्मल बैंक्स अगर हम कहें तो क्या है, उनको फंड्स की ज़रूरत है लेट्स से, तो वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेट्रल रखकर सेंट्रल बैंक से पैसे परचेज कर लेंगी, पैसे बोरो कर लेंगी, राइट। और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इन्हीं बैंक्स को, इन्हीं कमर्शियल बैंक्स को क्या है, इस पर इंटरेस्ट पेमेंट देनी होगी, राइट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन्होंने कोलैटरल रखी हैं उनको वापस रीपरचेज करना है, अपना लोन भी चुकाना है ना। तो यहाँ पर क्या है, उनको इंटरेस्ट के साथ साथ, इसी को क्या है, रेपो रेट कहा गया है ना, यही इंटरेस्ट रेट साथ साथ में उनको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने लोन लिया, रेपो रेट भी साथ साथ में चुकाया, जब उनको लोन पूरा भरना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है, क्योंकि ये बैंक्स पर रिफ्लेक्ट होता है और इससे क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में हेल्प भी मिलती है काइंड ऑफ। और जब रेपो रेट आपका डिक्रीज होता है, जब ये नीचे जाता है, तो इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है आपका, लेकिन महंगाई जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, राइट। तो रेपो रेट कुछ इसी तरीके से काम करता है। बैंक्स पैसे बोरो करती हैं और बदले में इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करती हैं, जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट को रीपर्चेजिंग रेट भी कई जगह बोला जाता है, आरपी भी बोला जाता है, तो सेम ही चीज़ है। तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके इंक्रीज डिक्रीज होने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मान लो आपका रेपो रेट जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। अभी जैसे सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, जैसे अभी 6.5% है, लेट्स से भाई 6.5% से आरबीआई ने जो है इसे 7% कर दिया, लेट्स से, है ना। तो ये क्या है, रेपो रेट आपका बढ़ा दिया आरबीआई ने। अब इससे क्या होगा, जब आपका रेपो रेट बढ़ेगा तो रेपो रेट क्या है, वही आपका इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स को भरना है। तो यानी कि बैंक्स के लिए भाई ये क्या है, महंगी सौदेबाजी हो जाएगी, महंगा पड़ जाएगा बैंक्स को। तो बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब बैंक्स क्या करेंगे, इसी मार्जिन को कवर करने के लिए, ये भाई अपना पैसा कवर करने के लिए क्या है, ये चीज़ जाएगी किसके पास, ये चीज़ कंज्यूमर्स के पास चली जाएगी। अब कंज्यूमर्स को बैंक से तो 10 तरह के काम होते हैं, होम लोन, ईएमआई चुकाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल लोन्स लेने हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए क्या है, प्राइसेस भी कंज्यूमर्स के लिए भी इंक्रीज हो जाएंगे, उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, अब महंगी चीज़ जब हो जाती है तो डिमांड अल्टीमेटली क्या है, कम हो जाती है, डिमांड आपको कम देखने को मिलती है। डिमांड कम हो जाएगी तो यानी कि इकोनॉमी जो है थोड़ी कूल डाउन होने लगती है, जिससे क्या है, अल्टीमेटली आपका इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर जब आप होम लोन्स की अगर हम बात करते हैं, वापस होम लोन्स पर आते हैं कि होम लोन्स पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि आपको जो होम लोन्स पर इंटरेस्ट देना होगा वो भी आपका सीधा सीधा बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल है। अगर रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है तो होम लोन्स पर जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो भी क्या है, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक वैसे ही, क्योंकि बैंक्स को क्या है, अपने कॉस्ट्स को कवर करना है, अपने मार्जिन को कवर करना है, तो वो आपका अल्टीमेटली क्या है, कंज्यूमर्स पर रिफ्लेक्ट होता है। तो रेपो रेट जो है डायरेक्टली लोन्स के प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडिंग होम लोन्स, यानी कि जब भी सेंट्रल बैंक इस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो ये सिमिलर मैनर में लोन्स और ईएमआईज को, दोनों को ही क्या है, सिमिलर मैनर में अफेक्ट करेगा। अगर मान लो डिक्रीज हो जाता है रेपो रेट, तो यहाँ पर क्या है, मान लो 6.5% से 6% कर देता है अगर रेपो रेट आरबीआई, तो बैंक्स को क्या दिखेगा कि अच्छा कम हो गया, तो हम क्या है, कंज्यूमर्स को और ल्योर कर सकते हैं, उनको और अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं। अब ऐसे में कंज्यूमर्स को लगेगा कि अरे इंटरेस्ट रेट तो सस्ता हो गया, ये अच्छा टाइम है लोन लेने का या ये अच्छा टाइम है और चीज़ें परचेज करने का। तो ऐसे में क्या है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर हम होम लोन्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो आपका होम लोन पर जो इंटरेस्ट है और ईएमआईज पर जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो भी, आपकी दोनों चीज़ें क्या है, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये तो पड़ता है आपकी होम लोन्स और ईएमआईज पे असर। अब आगे चल के बात करते हैं कि भाई एफडीज बहुत सारे लोग करवाते हैं, एफडीज पर कैसा असर पड़ता है। तो एफडीज पर भी भाई बिल्कुल असर पड़ता है और सिमिलर मैनर में असर पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये जो पूरा गेम है ये किसका है भाई, ये पूरा गेम ही आपका किसका है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर चल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो
यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ होती है, एफडीज़ के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है जब रेपो रेट इंक्रीज़ होता है। मान लेते हैं कि रेपो रेट जो है आपका इंक्रीज़ हो गया है, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। अब ऐसे में क्या होगा, बैंक्स को भाई ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगी। तो बैंक्स क्या चाहेंगे, बैंक्स क्या करेंगे भाई, बैंक्स को भी ज़्यादा अब इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, इनके लिए भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंक्स को क्या है, ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी। तो अब ऐसे में बैंक्स क्या करेंगे कि एफडीज़ के ज़रिए पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अच्छे इंटरेस्ट जो है एफडीज़ पर ऑफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा कंज्यूमर्स के लिए, ताकि ज़्यादा फंड्स उनके पास, बैंक के पास आ सके, सो दैट वो लोग क्या है, आरबीआई को क्या है, रीपे कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका रेपो रेट इंक्रीज होता है तो एफडीज़ में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। तो अक्सर ऐसा भी बोला जाता है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टर के लिए, या जो सेविंग वाला इंडिविजुअल है, जो सेवर है, उसके लिए एक अच्छा टाइम हो जाता है कि वो एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। तो रेपो रेट जब आपका इंक्रीज होगा तो आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा, और अगर रेपो रेट में आपको कट देखने को मिलता है तो एफडी के प्राइसेस आपके नीचे आ जाएंगे। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है, जैसे होम लोन्स पर असर पड़ता है ठीक वैसे ही यहाँ पर एफडीज पर भी सीधा असर आपको देखने को मिलता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका कैसा असर पड़ता है। अभी तो फिलहाल आरबीआई ने इसे अनचेंज रखा है, 6.5% ही रहने दिया है अभी जो मीटिंग हुई है। तो इस रेपो रेट की वजह से कोई इम्पैक्ट जो है नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वही स्टेबिलिटी थोड़ी मेंटेन है अभी, राइट। स्टॉक मार्केट के अपने वॉलेटिलिटी के अलग रीजंस हैं ना बहुत सारे, लेकिन रेपो रेट की अगर बात करें तो वो अनचेंज रहा है। लेकिन अगर रेपो रेट मान लो आगे चल के इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कैसे असर पड़ता है। तो मान लो अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो जैसे बैंक्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, बैंक्स के लिए जो है लोन बोरो करना महंगा हो जाता है, ठीक वैसे ही कंपनीज के लिए भी, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है आपकी, उनके लिए भी ये जो कॉस्ट है ये क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसे में क्या है, जो पैसा कंपनियां अपने एक्सपेंशन पर या अपनी ग्रोथ पर जो है लगाना चाहेंगी, वो क्या है, उनको डेट में देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ना। अब उनको ज़्यादा पैसा क्या है, कर्जे में जो लोन उनको रीपे करने हैं उनको वहाँ पर चुकाना पड़ेगा, और जो ग्रोथ और एक्सपेंशन में जो थोड़ा बहुत पैसा लग सकता था वो नहीं लगेगा। ये एक जनरल, ये कॉमन सिनेरियो है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो है ना रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इसका एक इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट के साथ, राइट। एक नेगेटिव को रिलेशन हम कह सकते हैं जो हमें देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में रेपो रेट के साथ। अगर रेपो रेट, इसे मैं आरपी लिख रही हूँ, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो जो स्टॉक मार्केट है, एसएम करके लिख रही हूँ, वो क्या है, आपका नीचे चला जाएगा। अगर जो है ये आपका रेपो रेट को घटाया जाता है तो आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक इन्वर्स रिलेशन है जो देखने को मिलता है, राइट। और अगर मान लो रेपो रेट डिक्रीज हो जाता है तो कंपनीज को क्या है भाई, वहाँ पर कम इंटरेस्ट देना होगा, तो वही एक्स्ट्रा जो पैसा होगा वो अपने एक्सपेंशन में लगाएंगे। ऐसे में क्या है, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट अच्छा होगा, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बूस्ट होगा, उनको लगेगा कि कंपनी जो है ग्रोथ में जो है स्पेंड कर रही है, प्रॉफिट उनका अच्छा होगा। ये सारे फंडामेंटल्स देखकर ही हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है एक अच्छा सेंटिमेंट जनरेट होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या है, उस शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ेगी, तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मेंटेन रहेगा। तो एक इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है, स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर पड़ता है। कंपनीज को ज़्यादा बोरोइंग कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ती है अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। अब इसके साथ साथ आगे बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर कैसा असर पड़ता है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिसमें से एक बहुत कॉमन है इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि पोटेंशियली वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है पर रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी पर भी सिमिलर असर देखने को मिलता है। इक्विटी की अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर कैसा असर देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पर सीधा सीधा असर इसका पड़ जाएगा, है ना। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किस में इन्वेस्ट करता है, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक्स में इन्वेस्ट आपका पैसा करता है। तो जब आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, जब आपका स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो कंपनीज को यहाँ पर क्या है भाई, लोन्स पर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे उनका कॉस्ट और उनका प्रॉफिट जो है, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो स्टॉक के प्राइसेस भाई डिक्लाइन हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली फंडामेंटल है स्टॉक देखने का कि प्रॉफिट कंपनी कितना कर रही है, नेट प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट अगर गिर रहा है तो स्टॉक के प्राइस डिक्लाइन हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट डिक्लाइन हो रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे जैसे रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, इस केस में आपको स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, और अल्टीमेटली
ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी। तो यहाँ पर आपको कम रिटर्न्स जो है देखने को मिल सकते हैं, और अगर रेपो रेट कम होता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि भाई डेट म्यूचुअल फंड पर इसका कैसा असर पड़ता है। सो डेट म्यूचुअल फंड भी जिनको नहीं पता है, जो बिगिनर्स हैं, भाई अल्टीमेटली डेट म्यूचुअल फंड्स में कहाँ पर आपका मनी इन्वेस्ट होता है? आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिर से वही वाली चीज़ है कि गेम आपका कहाँ पर अटक जाता है? भाई इंटरेस्ट पर पूरी बात आ जाती है, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, जब मान लो रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, आपके राइज हो रहे हैं, तो इससे क्या है, मार्केट में जो नए बॉन्ड्स आएंगे ना, वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेंगे यानी कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो नए बॉन्ड्स आएंगे वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे कि इस पर तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होंगे उस पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से पुल आउट करते हुए नजर आ सकते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या है, जो नए बॉन्ड्स आपके जारी किए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स पर इसका खराब असर देखने को मिल सकता है और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर लोअर रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स को कुछ इस तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब आपके बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो NAV भी आपका म्यूचुअल फंड का जो है वो गिर जाएगा। जब म्यूचुअल फंड्स की एक वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ पर NAV मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, इसी की प्लेलिस्ट में होगा। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की बात करें तो बॉन्ड प्राइसेस जब गिरते हैं तो आपका NAV जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। NAV डिक्लाइन हो रहा है तो यानी कि भाई आपके पर यूनिट का जो प्राइस है वो आपका कम हो रहा है, तो आपका रिटर्न जो है अल्टीमेटली कम हो रहा है। लाइकवाइज शॉर्ट डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा कम इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो जल्दी मेच्योर होने वाले होते हैं। तो इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें जो है ज़्यादा आपको हाई यील्ड जो है रिटर्न जो है पर देखने को मिल सकते हैं। सो डेट म्यूचुअल फंड्स को भी अल्टीमेटली इंपैक्ट करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को तो इंपैक्ट करता ही करता है। आपके होम लोन्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, FDs हो गए, इन सारी चीज़ों को भी रेपो रेट इंपैक्ट डेफिनेटली करता है। सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेपो रेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फाइनेंसेस को कैसे इंपैक्ट करता है। आज के वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इन फ्यूचर रेपो रेट इंक्रीज कर सकती है RBI या उसे डिक्रीज करेगी या फिर से अनचेंज रहने देगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले क्लास में। टेक केयर। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।